रिएक्शन। देखिए हम लोग एक जनरल टॉपिक से चालू करेंगे, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए हमने पढ़ा अभी तक जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो आपको देखने में कैसे लगेंगे सेकेंड ऑर्डर के, लेकिन एक्चुअली में होंगे कैसे, तभी तो इनका नाम है स्यूडो। स्यूडो का मतलब ही क्या होता है, फॉल्स या हिडन, है ना। जैसे कि समाज में आपको आपके अड़ोसी पड़ोसी, स्पेशली बगल वाले पड़ोसी लोग होंगे, है ना, मुंह पे मीठा लेकिन बगल में तीखा नहीं, बगल में छुरी, है ना। उन्हें उन्हें खुद का बच्चा क्या कर रहा है पता नहीं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं ये पता होगा, है कि नहीं। बस वही हाल है। तो आइए इस सामाजिक बुराई को हम लोग डिटेल में समझें। देखिए अगर मान लीजिए कि मैं कोई रिएक्शन लूँ, ए से बी और जा रहा है प्रोडक्ट की ओर, ए से बी और बना रहा है प्रोडक्ट हमारा। अगर मैं ये कहूँ कि बी को मैंने एक्सेस अमाउंट में लिया है, बी को किस में लिया है मैंने, एक्सेस अमाउंट में लिया है। अगर बी काफ़ी एक्सेस में है तो अच्छा इसका कितना मोल लूंगा तो ये कितने मोल से रिएक्ट करेगा, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल से। अगर मैं इसे 10 मोल लूँ तो इसका, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि ये एक्सेस में है, अभी तो मैंने बोला कि ये एक्सेस में है ना। इसका मतलब अगर आप इसका 1 लाख मोल लेंगे तो इसके पास 1 करोड़ मोल होगा, है ना। अच्छा अगर ये 10 मोल है और ये 10 मोल है, मान लीजिए ये एक्सेस में है फिलहाल के लिए कि इसके पास इसका 1000 मोल है। कितना मोल है, अगर मैं इसे 11 कर दूं तो ये रिएक्ट करेगा इससे, यानी अच्छा इसके ऊपर नीचे करने से हमें कोई फर्क पड़ेगा क्या, जबकि कोई चीज बहुत एक्सेस में है तो इसका मतलब अगर उसकी वैल्यू में थोड़ी बहुत कम आगे पीछे कर दूं तो उससे फर्क पड़ेगा क्या, यानी कि इसका ऑर्डर कितना होगा, जीरो। क्या मेरी बात आपको समझ में आई। अगर कोई चीज एक्सेस में है, इतना एक्सेस में है कि उससे को हल्का फल्का चेंज करने पे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सेस में है ना, यानी कि इट विल एक्ट एज कांस्टेंट। तो अगर अभी आवाज नहीं, अगर मैं इसके लिए रेट लिखूं बाबू तो क्या लिखूंगा, के एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। लेकिन चूंकि बी काफी ज्यादा अमाउंट में है तो मैं इसका ऑर्डर कितना करना पड़ेगा हमें, जीरो। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई साहब बी को कंसंट्रेशन के ऊपर या नीचे होने से रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क नहीं पड़ रहा है ना। दैट्स वाई हम क्या कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ बी विल बी जीरो, यानी कि इफ एनी सबस्टेंस इज इन एक्सेस देन इट्स ऑर्डर विल बी जीरो। इसका ऑर्डर कितना ले लेंगे हम, जीरो ले लेंगे, क्योंकि अगर कोई चीज एक्सेस में है तो उसके 1 या 2 कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये 1000 मोल है तो अगर ये 999 हो जाए तब भी इसके 10 मोल को खपत कर देगा, और अगर ये थोड़ा और भी कम हो जाए, 995 हो जाए, तब भी इसके सारे मोल को खपत कर देगा। यानी इसके चेंज होने से रिएक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा, और जब रिएक्शन में ही चेंज नहीं हो रहा है यानी कि इसका इस रिएक्शन में कोई योगदान नहीं है, और अगर नहीं है तो यानी कि इट विल एक्ट एज कांस्टेंट। ये कैसे बिहेव कर रहा है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट कोई तभी बिहेव करेगा ना जब उस पर पावर कैसा हो। बात समझ में आई। इसीलिए हमने यहां पे लिखा था कि अगर कोई सबस्टेंस एक्सेस में होगा तो इसका ऑर्डर आप क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे। क्लियर है, नोट करें। यानी कि अगर कोई चीज, अगर किसी रिएक्शन में कोई सबस्टेंस एक्सेस में होगा तो उसका ऑर्डर आप क्या ले लेंगे, क्लियर है। यानी कि अगर मैं एक रिएक्शन लेता हूं फॉर द मोमेंट, मान लेते हैं कोई रिएक्शन है ए प्लस बी प्लस सी एंड दिस गोज टू प्रोडक्ट पी, ठीक है, और इसका रेट कुछ ले लेते हैं, लेट अस अज्यूम रेट लॉ R इज इक्वल टू के ए टू द पावर 1/2 b to the power 3/2 and molar concentration of C2. Find overall order of reaction. दूसरा, order if A is taken in excess. अगर आप A को ज़्यादा ले ले तब क्या होगा, सोचो फिर। order if B is taken in excess, or fourth order if C is in excess, and last order of reaction if A, B, C are in excess. चलिए बताइए जरा, टेक योर टाइम, नोट करिए। हाँ बाबू, पहला का सही है, सेकेंड का ऑर्डर इफ बी इज टेकन एक्सेस,
तो 7/2 कैसे आएगा? अच्छा सेकेंड यहाँ है ना, हाँ सही सही, ये हाँ सही है। 4 का 2, हाँ सही है। फिफ्थ का 5 का, चलो अगर 5 अगर तुम लोग सही बना दिए लॉजिक के साथ, पहले ही बता दें हम, प्रॉपर लॉजिक के साथ अगर क्वेश्चन नंबर 5 आपने सही बता दिया, हम लास्ट में बताऊंगा ना, अभी अभी बता दूंगा, नहीं है तो फिर आधा बच्चा 1, फिर कोई कहेगा 2, फिर कोई कहेगा 3, इससे ज़्यादा कहाँ जाएगा ये। ये बताऊं मैं, इसमें क्या करना था, बस कुछ नहीं, सबका सम कर दीजिए, दैट इज 1 + 3/2 + 2 = कितना आ रहा है ये 4, और इट इज 4। सॉरी ये पहला का है ना, सेकेंड का बाबू, चूंकि बी एक्सेस में है तो बी, सॉरी ए एक्सेस में है तो ए का कितना हो जाएगा ऑर्डर 0, है ना, यानी कि इसको आप क्या कर दोगे 0, तो आप दोनों का सम कर देंगे, दैट इज 3/2 + 2, ये कितना आ रहा है 7/, ये पॉइंट नहीं है, ठीक है। थर्ड, इफ बी इज एक्सेस, और अगर बी एक्सेस में है तो यानी कि बी का ऑर्डर हो जाएगा 0, और इस बार ए हमें लेना पड़ेगा, तो ए का हो गया 1/2 + 2, कितना आ रहा है 5/2, बहुत अच्छे। और फिर कौन सा एक्सेस में है सी, तो 1/2 + 3/2 = 2, ठीक है। ये चारों कितने को सही है, अरे वाह बहुत अच्छे। नेक्स्ट फिफ्थ, हाँ फिफ्थ बताइए। पहली बात, अगर आप फिफ्थ बता देते हैं सही सही विथ प्रॉपर लॉजिक, है ना, ऐसा नहीं कि आंसर तो कहीं से भी आ ही जाएगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, है ना, यही सब हो सकते हैं। विथ प्रॉपर लॉजिक अगर आप बता देते हैं, ठीक है, बताइए कितनों को लगता है 3 होगा? अच्छा अगर सब पे पावर 0 भी कर दोगे तो 3 कहाँ से आएगा, तो ये तो गलत है। आगे सबका जीरो, मतलब सब पे 0 0 0, तो 3 बार 0, तो 3 0 का सम 0, ये भी गलत है। नेक्स्ट, इट इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए मैं बताऊं अब, देखिए एक्चुअली ये कभी डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। एक्सेस तो तब होगा ना जब कोई एक प्रेजेंट होगा, तीनों एक्सेस में है, यानी ये भी एक्सेस है, ये भी एक्सेस है, और ये भी एक्सेस है, ऐसा हो सकता है क्या? एक्सेस तो तब डिफाइन होगा जब किसी के पास कुछ क्वांटिटी होगी, जैसे आप या हम गरीब तब होंगे ना जब बगल में अंबानी खड़ा हो जाएगा, है ना, बगल में अगर कोई भिखारी को खड़ा कर देंगे तो उसके रिस्पेक्ट में तो अमीर है ना, तो बगल में कुछ होगा कंपैरिजन करने के लिए, तभी तो हम कह पाएंगे ना कि एक्सेस है कि नहीं है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, है ना, सो इट विल नॉट डिफाइन। बोलो समझ में आ गया, क्लियर है अब? तो एक बार यहाँ तक कॉपी पलट लीजिए और देख लीजिए यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। उसके बाद हम लोग अपना सेकेंड पोर्शन चालू करेंगे केमिकल काइनेटिक्स का, है ना, अर्हीनियस इक्वेशन वाला। एक बार आप पलट के देख लें कॉपी, कहीं पे कोई डाउट है तो पूछ ले। कोई डाउट आप लोगों को नहीं? तो अब हम लोग नया टॉपिक चालू करते हैं इसी में, अर्हीनियस इक्वेशन बोलते हैं इसे, है ना। इससे पहले कुछ फैक्चुअल चीज़ें आप समझ लें। ये सेकेंड पोर्शन है, आवाज़ नहीं, ये सेकेंड पोर्शन है केमिकल काइनेटिक्स का, है ना, और ये कहता है, ये डील करता है माइक्रोस्कोपिक चीज़ें। अभी तक जो चीज़ें आप पढ़ रहे थे वो आपको आंखों से दिख रही थी, कंसंट्रेशन का चेंज वगैरह, अब जो चीज़ें आप पढ़ेंगे वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होंगी, है ना, जैसे कौन सा मॉलिक्यूल किससे कोलाइड करेगा, कौन सा मॉलिक्यूल के कोलाइड करने से क्या मैकेनिज्म होगा, कब एक्टिवेशन एनर्जी आएगा, और इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे अब डिटेल में। एक्चुअली इस थ्योरी का जन्म नहीं होता अगर ये डाटा नहीं आता। देखिए एक डाटा आया, उस डाटे में कहा गया कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, कितना से 10 डिग्री सेल्सियस से, कितना से 10 डिग्री सेल्सियस से, तो अगर पहला वाला रेट ऑफ रिएक्शन R था तो ये हो जाएगा 2R। कितने से बढ़ाना पड़ेगा? 10 डिग्री से। ये एक एक्सपेरिमेंटल डाटा आया बहुत सारे मल्टीपल ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के बाद कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं 10 डिग्री सेल्सियस से तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं बल्कि डबल हो जाएगा, है ना। तो इसके पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने फिर दिमाग लगाया कि ऐसा क्यों हो रहा होगा, है ना। तो बहुत सारी थ्योरीज के बाद एक थ्योरी क्लियरली इस बात को एक्सप्लेन कर पाई, और जिस थ्योरी का नाम था अर्हीनियस इक्वेशन, और इसी को कहते हैं अर्हीनियस कोलिजन थ्योरी भी। तो लिखिए, हेडलाइन दीजिए, अर्हीनियस कोलिजन थ्योरी। अर्हीनियस कोलिजन थ्योरी, it is found that by various experiments, it is found that if we increase the temperature by 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन, अच्छा इंक्रीज में ना डिग्री सेल्सियस और केल्विन बराबर होगा, क्योंकि मान लीजिए कि आपने 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गए, तो इसको केल्विन में क्या लिखोगे? 273। तो चेंज तो अभी भी 10 का ही है ना, यानी कि चेंज हो डिग्री स्केल में या चेंज हो केल्विन स्केल में, बात सेम होगी, है ना, ठीक है।
So it is found that if we increase the rate of temperature or 10 Kelvin, the rate of reaction becomes almost लगभग कैसा हो जाता है, डबल हो जाता है. इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने अप्रोच करा, है ना, और लेकिन फाइनली जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं वो किसका पढ़ेंगे, अर्हीनियस का, क्योंकि इन्होंने इस बात को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया. दिस कंसेप्ट वाज टू एक्सप्लेन this abnormal phenomena, various theory it suggested, and finally Arrhenius collision theory was accepted. अब हमारा चालू होगा. देखिए आप पहले समझिएगा पूरे प्रोसेस को. हो क्या रहा है कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, और रेट ऑफ रिएक्शन को हम लिख सकते थे, अगर रेट ऐसे लिखूं मैं ROR, और रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली में तो यही बता रहा है कितना प्रोडक्ट बन रहा होगा और कितने रिएक्टेंट में. रेट ऑफ रिएक्शन यही तो बताएगा, है ना. यानी कि कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्ट बढ़ते चला जा रहा होगा, तभी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा होगा. क्या मेरी बात आपको ये समझ में आई? इस बात को एक्सप्लेन बहुत सारे लोगों ने किया, बट फाइनली हमने किस थ्योरी को एक्सेप्ट किया, अर्हीनियस कोलिजन थ्योरी. तो अब हेडलाइन दीजिए प्रॉपरली. अच्छा दे लिए, अर्हीनियस कोलिजन थ्योरी लिख लिया ना, लिखिए. सम एजम्पशन इन अर्हीनियस कोलिजन थ्योरी. अर्हीनियस ने जब अपनी कोलिजन थ्योरी दी तो उसने कुछ एजम्पशंस माने, है ना. और ये जो एजम्पशंस मतलब होता है किसी चीज को मान लेना कि हमने मान लिए कि ऐसा होगा तो होगा, विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी प्रूफ, है ना. और चूंकि ये केमिस्ट्री में बहुत बड़े नाम था इनका, है ना, तो इन्होंने जो कहा उसे हम लोगों ने सत्य मान लिया, है ना. अब इन्होंने पहला रखा एजम्पशंस इन कोलिजन थ्योरी. थोड़ा सा मैं आपको 11th का कुछ चीजें रिकॉल कर देता हूं थोड़ा सा. इन्होंने सारी के सारे केटीजी की एजम्पशंस रखी. केटीजी मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का. अगर आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस याद होगा तो गैस का प्रेशर को एक्सप्लेन किया गया था. बोला गया था कि गैस किस तरीके के होंगे, स्फेरिकल होंगे, है ना, ठीक. और एक मॉलिक्यूल जब दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा तब जाकर क्या होगा, तब जाकर प्रेशर बनेगा. देखिए ये मॉलिक्यूल चला और इससे टकराया और फाइनली क्या होगा. देखिए सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या कहता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है. अरे नहीं ये तो फर्स्ट लॉ है. अरे छोटे बच्चों, ओ भाई साहब, जो प्रेशर आएगी, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया. तो अगर गैस प्रेशर लगा रही है तो कुछ ना कुछ फोर्स तो लगाई होगी ना, और उसी फोर्स को जब आप क्रॉस सेक्शनल एरिया में देखेंगे तो आप क्या कहेंगे, प्रेशर. क्या मेरी बात आपको समझ में आई? हाँ. तो सबसे पहले तो ये बताइए न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है. न्यूटन का सेकेंड लॉ, पहली बात, अगर कोई बोलता है दिस इज F इज इक्वल्स टू ma, ये डिडक्शन है, ये डिडक्शन है, मतलब उससे निकाला गया है. न्यूटन का सेकेंड लॉ ये था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स. रेट ऑफ चेंज ऑफ, अब आप देखें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब डेल बी बाई डेल टी. तो इसको ए नहीं लिख सकता हूं मैं, तो ये इससे निकला हुआ है ना, लेकिन ये लॉ नहीं है. क्या मेरी बात आपको समझ में आई? यानी कि अगर कहीं पर मोमेंटम चेंज हो रहा होगा तो वहां पे एक्सेलरेशन आएगा, और अगर उसका एक्सेलरेशन है और कुछ मास है तो फोर्स भी आएगा, और अगर फोर्स आ रहा है तो फाइनली, अब बात समझ में आई. अब देखिए ये है हमारा एक छोटू मॉलिक्यूल सिंगल बेचारा, है ना, और एक यहां पे है. बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, मैं दो बता रहा हूं सिंप्लीफिकेशन के लिए. ये जाएगा, इससे टकराएगा, डूम, ठीक है. अगर जा रहा है, अगर आप इस वेलोसिटी को ले लेंगे पॉजिटिव बाबू, तो इधर आने वाले को माइनस भी कहेंगे ना. ये तब कह पाएंगे जब हम ये मानेंगे कि ड्यूरिंग द कॉलिजन देयर इज नो एनर्जी लॉस. अगर एनर्जी लॉस, अरे अगर तुम जाके किसी को दौड़ के धक्के से मारो, तो अगर तुम मान लो कि 50 जूल की एनर्जी में जा रहे हो, तो क्या तुम उसे 50 जूल का झटका दोगे? उससे कम दोगे ना, कुछ लॉस हो जाएगा ना. तो कॉलिजन थ्योरी ये बात कहती है कि नहीं, हम लॉस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है. क्यों? क्योंकि हमने माना है काइनेटिक थ्योरी वाले सारे एजम्पशंस को, और काइनेटिक थ्योरी का एजम्पशंस ये कहता था कि जो मॉलिक्यूल है या एटम है वो किस तरीके का होगा, स्फेरिकल होगा.
देयर इज नो लॉसेज ड्यूरिंग द कॉलिजन, एक दूसरे के टकराने में कभी भी कोई लॉस नहीं होगा। दैट्स वाई गैसेज कैन एक्सपैंड इन्फाइनाइटली। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि अगर आप सॉलिड को गर्म कर दे तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, और लिक्विड को गर्म कर दे तो, और गैस को गर्म कर दे तो देखिए गैस का जो एक्चुअल डिफिनेशन है वो पुराना वाला डिफिनेशन जो आपने 9th में पढ़ा होगा कि गैस एक ऐसी, गैस इज द सबस्टेंस दैट डू नॉट हैविंग वॉल्यूम एंड वॉल्यूम नहीं होगा और पढ़े होगा ना शेप नहीं होगा, वो बचपन वाली डिफिनेशन है। बड़ी वाली डिफिनेशन ये है कि गैस इज द स्टेट ऑफ मैटर विच होल्ड्स काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बाकी सब में ऐसा नहीं होता। अगर आप सॉलिड को ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वो किस फेज में चेंज हो जाएगा, और अगर लिक्विड को देंगे तो वो, लेकिन गैस में ऐसा नहीं होता। यही वजह है कि मान लीजिए कि आपने थोड़ा सा पानी को कुकर में बॉयल किया और चलाकर उसे छोड़ दिया और सीटी एकदम पैक कर दिया, तो गैस क्या होगा, फाइनली फट जाएगा, क्योंकि दे कैन एक्सपैंड कंटिन्यूअसली इनफाइनाइटली। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी मेरे हाथों में गैस है, कुछ गैस कैद हो गया होगा, अगर मैं इसे छोड़ दूं तो इसका वॉल्यूम अब पूरा क्लासरूम, और अगर ये क्लासरूम से बाहर निकलेगा तो फिर पूरा ब्रह्मांड इज द वॉल्यूम। एक्चुअली गैस का अपना कोई वॉल्यूम होता ही नहीं है। गैस का वॉल्यूम वो होता है जिस कंटेनर में उसे रखा जाता है ना। ठीक है, तो अब थोड़ी सी बात याद आ गई 11th वाली आपको, हाँ बोलो यार। तो अब हम लोग लिख लेते हैं बेस्ड ऑन, सबसे पहला बात जो अर्हीनियस का थ्योरी था, अर्हीनियस कॉलिजन थ्योरी वाज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे, है ना। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो सारे के सारे इसमें एप्लीकेबल होंगे। पहली बात बोलो, समझ में आया। केटीजी के असम्पशंस क्या क्या थे, कभी भी कोई भी कॉलिजन में लॉस नहीं होगा, और गैसेस का शेप कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, है ना, और इनकी कुछ अपनी वॉल्यूम भी होगी और कुछ मास भी होगा, है ना। ठीक, तो पहला बात तो ये था हमारा अजम्पशन। और जैसे इसने मान लिया केटीजी तो सारे का सारा केटीजी वाला वैलिड हो जाएगा हमारा। ठीक, अब इसने कहा कि एक्चुअली जब कभी भी रिएक्टेंट्स मिलते हैं तो जरूरी नहीं कि ये प्रोडक्ट बना दे। इस बात को आप ऐसे समझ लें, कॉलिजन थ्योरी ने ये कहा कि मान लीजिए भाई साहब एक साइड से N2 आ रहा होगा, एक साइड से क्या आ रहा होगा, H2, दोनों जब टकराएंगे तभी प्रोडक्ट बनेगा, दोनों टकराएंगे प्रोडक्ट बनेगा, दोनों टकराएंगे प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर मैं कहूं कुछ देर के लिए, मान लीजिए कि आपको अपना सर दीवार से मारकर फोड़ना है, अपना नहीं दोस्त का, दुश्मन का, ठीक है, तो क्या ये पहले कॉलिजन में हो जाएगा, लगातार कॉलिजन करना पड़ेगा ना आपको। अच्छा मान लीजिए, अरे बुलडोजर नहीं चढ़ाना है, धीरे धीरे, है ना, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा मान लीजिए कि 10 कॉलिजन के बाद हुआ, तो यानी कि 9 कॉलिजन तो इनइफेक्टिव हुआ, एक ही कॉलिजन में ना रिजल्ट आया। क्या मेरी बात आपको समझ में आई। तो इसने कहा कि भैया जो कॉलिजन हो रहा है ना मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये कॉलिजन दो तरह का हो रहा है। पहला एक इफेक्टिव कॉलिजन जो प्रोडक्ट बनाएगा, और दूसरा इनइफेक्टिव कॉलिजन जो प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई। ठीक, उसके बाद उसने कहा कि अगर इफेक्टिव कॉलिजन होता है तो इस इफेक्टिव कॉलिजन के लिए दो क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है। पहला है एनर्जी क्राइटेरिया और दूसरा है ओरिएंटेशन क्राइटेरिया। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा लिख लीजिए। एज पर अर्हीनियस, प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड ड्यू टू कॉलिजन ऑफ रिएक्टेंट्स, बट नॉट ऑल कॉलिजन्स विल यील्ड प्रोडक्ट। हर कॉलिजन में प्रोडक्ट बने ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब अर्हीनियस ने कहा फॉर एनी कॉलिजन टू बी इफेक्टिव कॉलिजन, और अर्हीनियस के अकॉर्डिंग कॉलिजन कितने तरह की हुई, दो तरह की, एक कौन सा, इफेक्टिव और दूसरा इनइफेक्टिव कॉलिजन। फॉर एनी कॉलिजन टू बी इफेक्टिव कॉलिजन it must satisfy two criteria, दो क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना चाहिए। पहला एनर्जी के टर्म में होना चाहिए,
एनर्जी बैरियर सेटिस्फाई करना चाहिए, और दूसरा ओरिएंटेशन बैरियर सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये दो क्राइटेरिया कोई कॉलिजन सेटिस्फाई करता है तभी उस कॉलिजन में प्रोडक्ट बन पाएगा, अन्यथा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, है ना। क्या हुआ, एक बार फिर से देखो, इसलिए जब लिखता हूं तो थोड़ा सुना करो आप लोग, है ना। देखिए, मैं ये बोल रहा था कि इसमें कहा जा रहा है आपसे कि जरूरी नहीं कि हर कॉलिजन में प्रोडक्ट बने। किसी भी कॉलिजन में प्रोडक्ट बनने के लिए उस कॉलिजन का इफेक्टिव होना जरूरी है, और इफेक्टिव कॉलिजन होने के लिए दो बातें होनी जरूरी हैं। कौन कौन सी? एनर्जी अच्छा होना चाहिए, और दूसरा ओरिएंटेशन भी सही होना चाहिए, है कि नहीं। बात समझ में आई? जैसे आपके अच्छे रिजल्ट के लिए आपका एनर्जी अच्छा होना जरूरी है, तभी तो आप पढ़ पाएंगे, प्लस सही चीज भी तो पढ़ें, ओरिएंटेशन भी तो सही रहे। अब मान लीजिए कि अभी आपको पढ़ना है और आप पढ़ने बैठ गए संस्कृत, तो आपका ओरिएंटेशन सही नहीं है ना। मेहनत तो आप सही कर रहे हैं, ओरिएंटेशन तो सही नहीं है, क्योंकि आप तो साइंस के स्टूडेंट है ना यार। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जस्ट लाइक दैट। तो पहला कंडीशन पे आप बात करते हैं, और वो है एनर्जी बैरियर। अच्छा, एनर्जी बैरियर में आने से पहले कुछ बातों को आप समझ लें। देखिए, एक होता है एवरेज टेम्परेचर और एक होता है इंडिविजुअल टेम्परेचर। इस बात को पहले अच्छे से आप समझ लें। देखिए, ये काम आएगा बीच में आपके। अगर इस क्लास में फिलहाल के लिए दो बच्चे हैं, तो एक का मार्क्स है 90 और एक का है 100, तो एवरेज कितना हुआ? 95। एवरेज कितना हो गया? 95। क्या 95 इनमें से किसी का है? नहीं है ना। हाँ, जस्ट लाइक दैट, अगर कोई सबस्टेंस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, कोई सबस्टेंस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, और अगर बोला गया आपको कि इनका एवरेज टेम्परेचर है इनका 30 डिग्री, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे मॉलिक्यूल्स 30 डिग्री पे बैठे होंगे। कुछ का टेम्परेचर 31 होगा, कुछ का 30 होगा, कुछ का 32 होगा, कुछ का 29 होगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? हाँ, नहीं समझ में आ रहा? एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको समझाते हैं। देखिए, एक्चुअली एनर्जी बैरियर को समझाने के लिए एक प्लॉट खींचा गया, और उसमें कहा गया कि हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को कंसीडर करेंगे। एनसीईआरटी में जब आप डायग्राम देखेंगे ना, तो मिलेगा आपको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। उसकी हमें क्यों जरूरत पड़ी, इस चीज के लिए मैं ये चीज आपको बता रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे, है ना। अगर मैं आपको कहूं, अच्छा हाँ, मैं कह रहा था कि इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से सिखा रहा हूँ। देखिए, मान ली, अच्छा मानना क्या है, होता है ऐसा, पानी लिक्विड में है तो उसे गैसियस स्टेट में या वेपराइज होने के लिए कितने डिग्री की जरूरत है? अभी भी वेपराइज हो रहा होगा। अभी अगर मैं पानी की 5 बूंदे गिरा दूं सरफेस पे, तो 10 मिनट बाद आपको ये बूंदे दिखेंगी क्या? तो क्या इसका टेम्परेचर 100 डिग्री हो गया? क्या इसका टेम्परेचर 100 डिग्री हो गया? एक होता है वेपराइजेशन और एक होता है इवेपोरेशन। वेपराइजेशन और इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज एन इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जो नेचर में खुद ब खुद होगा, उसके लिए आपको एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा क्यों हुआ, उस बात को आप समझिए, तब आपको समझ में आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। देखिए, जब बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, और मान लीजिए कि इस रूम का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। कितना? 30 डिग्री सेल्सियस। क्या सारे मॉलिक्यूल्स 30 डिग्री पे होंगे? कुछ 29 पे होंगे, कुछ 27 पे होंगे, कुछ 31 पे होंगे, और कुछ 32 पे होंगे। तो जो ज्यादा पे हो जाएंगे, जो 30 से ज्यादा चले गए, इसका मतलब कि उन्होंने अपने एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर हाइयर द टेम्परेचर मोर द काइनेटिक एनर्जी। अगर आपको यकीन नहीं है तो गर्म तवा छू लीजिए, आपकी भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। नहीं बढ़ेगी? हाथ लगाते ही हाथ भागोगे। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी गैस के लिए, है ना। तो अगर कोई हायर टेम्परेचर पे है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी ना। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा यानी कि वेलोसिटी कम, वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी ना यार। और अगर वेलोसिटी ज्यादा हो गई तो यानी कि वो अपने मॉलिक्यूल का ग्रुप छोड़ के बाहर निकल जाएगा। अब मान लीजिए कि आपने 10 बूंद पानी गिराया, फॉर एन एग्जांपल, उसमें 100 मॉलिक्यूल थे, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल बता रहा हूं मैं। तो 100 में 5 मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, कुछ की तो ज्यादा होगी। तो जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उनकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी।
और वो क्या करेंगे, उस सरफेस को छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड इवेपराइजेशन। इसे आप क्या कहते हैं, इवेपराइजेशन। यही वजह है कि आप, अच्छा ये प्रोसेस हर डिग्री पे होगा, -50 पे भी होगा, -200 पे भी हो रहा होगा। यही वजह है कि बर्फ की सिल्लियों के किनारे आपको भाप उड़ते हुए दिखता है, नोटिस करा है? आप कितना भी ठंडा चेंबर में चले जाएं और अगर उसमें बर्फ है तो बर्फ में भाप बनेगा। क्यों भाई? क्योंकि बर्फ का जो टेम्परेचर होगा वो तो 0 डिग्री के आसपास होगा यहाँ पर जमने के लिए, है ना। मान लीजिए आपने इसको -20 पे रखा, कुछ का तो टेम्परेचर होगा जो -19 होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, ये भाग जाएगा। तो इवेपरेशन हमेशा होते रहेगा और कंटिन्यूअस होते रहेगा, हमेशा होते रहेगा और कंटिन्यूअस। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि सब मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी एक जैसा नहीं होता। तो अब जब हमसे बोला जाएगा कि एनर्जी बैरियर सेटिस्फाई कराने के लिए, तो हम देखेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब ये हुआ बाबू कि वो जोन जिसमें कि सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। जैसे यहां 32 डिग्री था, यहां मान लीजिए 29 डिग्री, और मैक्सिमम मॉलिक्यूल जो है वो 30 पे। तो इसका मोस्ट प्रोबेबल टेम्परेचर कौन सा होगा, 30। यानी कि अगर मैं किसी मॉलिक्यूल को उठा कर रैंडमली बोलूं कि इसका स्पीड कितना होना चाहिए, तो मैं बोलूंगा 30। दिस इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है कि गया सर के ऊपर से? समझ में आया ना? ठीक है, अब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगे। अब आ जाइए एनर्जी बैरियर पे। एनर्जी बैरियर के लिए इसने कहा कि हर रिएक्टेंट के पास जरूरी नहीं कि सफिशिएंट एनर्जी होगा, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा एनर्जी होगी और कुछ मॉलिक्यूल के पास कम एनर्जी होगी। तो ज्यादा मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल जिनके पास एवरेज एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होगी, वही इफेक्टिव कॉलिजन दे पाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि अगर इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है बाबू, तो सबकी एनर्जी अलग अलग लेवल पे होगी, तो कुछ की कम भी होगी, कुछ की ज्यादा भी होगी। कौन पार्टिसिपेट करेगा इफेक्टिव कॉलिजन के लिए? ज्यादा वाला। बिल्कुल सही, यही था एनर्जी बैरियर। समझ में आया? तो थोड़ा बहुत नोट करोगे क्या पीछे वाला, या समझ जाओगे, भूलोगे नहीं ना? ओके, तो कुछ बातें लिख लीजिए, लिखिए जरा। एनर्जी बैरियर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर इफेक्टिव कॉलिजन एज पर दिस। इसके अनुसार, देखिए हम लोग बात कर रहे थे एनर्जी बैरियर की, उसी में कंटिन्यूअस आगे लिख रहे हैं हम, है ना। आप कंटिन्यूअस वे में लिख लीजिएगा। ओनली दोज मॉलिक्यूल, हाँ उसी में बाबू, विल फॉर्म प्रोडक्ट और क्या, और टेक पार्टिसिपेशन टू फॉर्म प्रोडक्ट दोज having energy more than threshold energy। अब यहां पे एक नया टर्म आ गया हमारा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कट ऑफ। कट ऑफ, कटप्पा नहीं, कट ऑफ, थ्रेशोल्ड, है ना। देखिए हमने अभी क्या लिखा इसमें, हमने लिखा कि सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे प्रोडक्ट फॉर्मेशन में जिनके पास एक सर्टेन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होगी, और वो सर्टेन एनर्जी कौन सी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड का मतलब ही होता है कट ऑफ, है ना। जैसे मान लीजिए कि पासिंग मार्क्स जो है ना, वो आपका थ्रेशोल्ड है। अगर आप पास करेंगे तभी तो डिवीजन गेन कर पाएंगे, फर्स्ट डिवीजन या सेकेंड डिवीजन, है ना। यानी कि पासिंग इज द थ्रेशोल्ड। जो आपके पासिंग क्राइटेरिया है 30%, कितना है 30 ना, 33। हाँ तो 33 क्या है, थ्रेशोल्ड है। बात समझ में आई? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड रिएक्टेंट स्पीसीज टू फॉर्म प्रोडक्ट, टू फॉर्म प्रोडक्ट। तुम उसको थप्पड़ मार रहे थे तब बता दिए हम, बाद में लास्ट में। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कट ऑफ,
थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कट ऑफ। क्या बाबू? कट ऑफ, कट ऑफ, कट ऑफ का मतलब हुआ मिनिमम मार्क्स ना, मतलब मिनिमम इतनी एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए आपको ताकि प्रोडक्ट पार्टिसिपेशन में आप आ सके। उसके बाद डिसाइड होगा कि आप बनाइएगा या नहीं बनाइएगा, लेकिन मिनिमम इतनी एनर्जी तो चाहिए ही आपको। हो गया? देखिए हम एक रिएक्शन ले रहे हैं जिसमें H2I2 2HI बना रहा है। यहां पर एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, 2 हाइड्रोजन और 2 आयोडीन होंगे। ये सबसे पहले इनके आपस में बॉन्ड टूटेंगे, ये बॉन्ड टूट रहा होगा और ये भी बॉन्ड टूट रहा होगा, और एक नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, ये है ना। तो अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है तो वो पार्टिसिपेट करेंगे और फाइनली एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और इस कॉम्प्लेक्स के स्टेबिलिटी पे ही डिपेंड करेगा। देखिए एक थ्योरी ये भी आपने ऑर्गेनिक क्या स्टार्ट में पढ़ा होगा, जब कभी भी दो रिएक्टेंट मिलते हैं यानी कि सबस्ट्रेट और रिएजेंट, है ना, तो सबसे पहले क्या बनता है? इंटरमीडिएट। अस्टेबल द इंटरमीडिएट, अस्टेबल इज द प्रोडक्ट। तभी तो आप सबकी स्टेबिलिटी चेक करते चलते हैं, कार्बोकैटायन में सबकी स्टेबिलिटी चेक करते चलेंगे, क्योंकि मल्टीपल ऑफ इंटरमीडिएट्स बन सकते हैं। यही बात ये भी कह रहा है, ये कहता है कि अगर एनर्जी क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया, सारे क्राइटेरिया सेटिस्फाइड हो गए, तो ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा और इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है एक सर्टेन एनर्जी पर ही आता है, जिस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। मेरी बात समझिएगा, जब एनर्जी बैरियर का क्राइटेरिया सेटिस्फाइड हो गया, ओरिएंटेशन बैरियर का क्राइटेरिया सेटिस्फाइड हो गया, तो उसके बाद अब क्या होगा? प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन प्रोडक्ट डायरेक्टली नहीं बनता, बल्कि सबस्ट्रेट और रिएजेंट मिलकर क्या बनाते हैं? इंटरमीडिएट। तो यहां पर भी एक इंटरमीडिएट बनाना, और अब इस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी डिसाइड करेगी कि प्रोडक्ट अस्टेबल होगा या नहीं होगा। तो ये जो इंटरमीडिएट बना ये क्या कहलाएगा? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आई? क्लियर है? ठीक, चलिए तो फिर आज यहीं पे छोड़ देते हैं।